नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं दमदार तैयारी के साथ, तो हमारा ये टैग चलता ही रहेगा। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। और हिंदी साहित्य इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही आनंद आपको आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी आ रहे हैं, शेयर आप कर ही रहे हैं, लाइक भी आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका चैनल भी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ रहा है साथियों। और हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला आपकी चल रही है, इसके साथ ही अगर आप कमेंट बॉक्स में सभी साथी लिखेंगे कि सर काव्य शास्त्र पर भी वीडियो बनाओ, तो काव्य शास्त्र पर वीडियो बनाऊंगा। कौन सा काव्य शास्त्र आपको ज़्यादा पढ़ना पसंद आता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र? दोनों में से कोई सा भी आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा। आप इस बात पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि शायद तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अपन थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र भी पढ़ने की शुरुआत करेंगे साथियों। तो आप आज अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आपकी होने वाली है। और यहाँ से सवाल खूब आता है, खूब आता है। देखिए, एक तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नकेनवाद को। नकेनवाद किसको कहते हैं, नकेनवाद के बारे में अपन जानेंगे। नकेनवाद में कौन कौन से कवि शामिल है, इसके बारे में अपन एक एक चीज़ को जानेंगे। अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है। और प्रयोगवाद में और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, दोनों में इसके बारे में भी सवाल आता है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की जो विशेषता है, उन दोनों में क्या अंतर विशेष है। और अज्ञेय को जानेंगे। अज्ञेय देखो लंबा चौड़ा है, अज्ञेय के बारे में हम पूरी जानकारी लेना बहुत असंभव है, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अज्ञेय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में प्यारे दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए, साथ में शेयर करते रहिए क्लास को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। और जिन्हें मुझसे कोई सहायता लेनी है या आप मुझसे कोई और सलाह ले सकते हैं या मुझे भी दे सकते हैं कि सर इसमें और ये सुधार किया जाए, तो 99 83 42 93 99 83 374293 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, अपन बात करेंगे आज की क्लास पर। ये मैंने नकेनवाद लिख रखा है आपके सामने। और नकेनवाद कब आया? प्रयोगवाद के बाद। कब आया? प्रयोगवाद के बाद। प्रयोगवाद में तार सप्तक 1943 में आया। और नकेनवाद ये प्रयोगवादी कवि थे, यानी अज्ञेय थे। अज्ञेय से नाराज होकर के और ये नकेनवाद का संपादन किया या नकेनवाद को बनाया। और ये कब बनाया, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1956 ईस्वी में नकेनवाद को बनाया है। तो ये इसकी एक तो ये जो वर्ष है ये आपको विशेष महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। कब बनाया? 1956 ईस्वी में। सीधा सीधा सवाल पूछेगा नकेनवाद का संपादन कब हुआ, तो आपका होगा 1956 ईस्वी। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, एक तो तार सप्तक नाम से था, और 3 अपन ने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक पढ़ा। 1943, 1951, 1959 और 1979, है ना। 4 सप्तक अपन ने पढ़े, जिसमें पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है, बाकी का सबका सप्तक सप्तक नाम है। तो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक और दूसरा सप्तक से प्रेरित होकर, देखो ये आपका तार सप्तक है और ये दूसरा सप्तक है, इससे प्रेरित होकर ये 3 विद्वान है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों नाम जैसे लघुत्रयी बृहत्त्रयी में पढ़े ना आपने, ऐसे नलिन बिलोचन शर्मा। नाम कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने 2 साथी और मिला लिए, एक तो केसरी कुमार है और एक नरेश कुमार है। देखो नलिन बिलोचन शर्मा है, इन्होंने अपना 2 साथी कौन है? केसरी कुमार, नरेश कुमार। 3 आदमी हो गए। पहले अकेले नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, और फिर अपने 2 साथी केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद की स्थापना कर दी। मिलाकर नकेनवाद की क्या कर दी? स्थापना कर दी। सवाल पूछा जाएगा नकेनवाद में कौन से कवि शामिल नहीं है, तो हमको ये 3 याद रखने, चौथा ही नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। क्लियर है? नकेनवाद की स्थापना की। कब की स्थापना? 1956 में। क्लियर हो गया बात।
और इसका दूसरा नाम है नकेनवाद का, उसको अपन कहते हैं प्रपद्यवाद। क्या कहते हैं? प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद भी इसको कहते हैं। कभी कभी नकेनवाद विकल्प में नहीं देता, अरे प्रपद्यवाद दे देता है, तब हमारी दिक्कत आती है कि ये प्रपद्यवाद क्या है, हमने पढ़ाई नहीं है, किताब में देखा नहीं है, ऐसी कंडीशन वहां पर रहती है। तो इसे अपन प्रपद्यवाद भी कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। 1956 में स्थापना है। तार सप्तक और दूसरे सप्तक से प्रभावित है। और कौन प्रभावित है? नलिन बिलोचन शर्मा प्रभावित है। और इसने अपने 2 साथी और मिला लिए साथ में, केसरी कुमार, नरेश कुमार, और नकेनवाद की स्थापना कर दी। इसका दूसरा नाम है वो क्या है? प्रपद्यवाद है। अगली बात करेंगे अपन। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या बताया? प्रपद्यवाद एक प्रकार का क्या है? ये जो प्रपद्यवाद नाम दिया है, एक प्रकार का रूपवाद इसको कह सकते हैं आप, कलावाद इसको कह सकते हैं। तो आपको कहेगा कि प्रपद्यवाद को कलावाद या रूपवाद किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ध्यान रखेंगे, रूपवाद या कलावाद किसका नाम दिया? प्रपद्यवाद का ही। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्लियर हो गई एक बात, ये ध्यान रखेंगे। नोट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। वस्तुतः नकेनवादियों को का यह प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद, देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अज्ञेय के प्रयोगवाद की प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया गया है, जो बाद में अज्ञेय से भी आगे बढ़ गया था। यानी बाद में चल करके इसकी मान्यता हो गई, इनकी कविताएं अच्छी अच्छी आने लग गई। तो वस्तुतः नकेनवादियों का यह प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया में खड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है, और बाद में अज्ञेय से भी आगे बढ़ गया था। क्लियर हो गई? नॉर्मल सी बात है, ध्यान रख लेंगे। आगे चलेंगे साथियों। तो देखो, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर करना अपन को आना चाहिए अच्छे तरीके से। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा है। प्रगतिवाद क्या है? तो प्रगतिवाद देखो, शोषित वर्ग है उसको केंद्र में रखकर काम करता है प्रगतिवाद। यानी एक तो होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कहते हैं जो शोषण करता है, पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति वो। और शोषित वर्ग गरीब आदमी है जिसका वो शोषण कर रहे हैं, माल को जमा रहे हैं, पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन्होंने शोषक वर्ग को दूर हटा दिया है और शोषित वर्ग को केंद्र में रखा, गरीब आदमी का वर्णन किया है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, विचारधारा को महत्व देते हैं। तो ये देखिए, इधर एक एक ले लेते हैं। शोषित वर्ग को केंद्र में रखा, यहाँ यथार्थ जीवन को जिया है। आपको पता है प्रयोगवादी तो यथार्थवादी है, खुद का जो जिया हुआ भोग है, मन मस्त मौज मस्ती है, उसका वर्णन इन्होंने किया प्रयोगवादियों ने, है ना। तो यथार्थवादी जीवन, मैंने कहा था यथार्थवादी बौद्धिकता से प्रभावित है प्रयोगवादी। ठीक है, तो यथार्थ जीवन का चित्रण है, और इधर क्या है? शोषित वर्ग का चित्रण है। ये विचारधारा को महत्व देते हैं कि अपनी विचारधारा क्या है उसके अनुसार ही काम करते हैं प्रगतिवादी, जबकि ये अनुभव को महत्व देते हैं, क्योंकि ये तो प्रयोग करके देखते हैं। तो प्रयोग करेंगे तो ये अपने अनुभव को अनुभव से ही काम करेंगे। तो ये अनुभव को महत्व देते हैं प्रयोगवादी, और ये विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। सामाजिक भावना की प्रधानता को महत्व दिया है प्रगतिवादियों ने, जबकि प्रयोगवादी व्यक्तिगत भावना की प्रधानता को महत्व देते हैं। ये तो अपने अपने खुद से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। प्रगतिवादी सामाजिक भावना, पूरे समाज को साथ में लेके चलते हैं। क्लियर है? विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया है किसने? प्रगतिवादियों ने। और यहाँ कलात्मकता को अधिक महत्व दिया है। विषय वस्तु के अनुसार रचनाएं की, अपने काव्य को लिखा, और यहाँ कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया, यानी यहाँ कला प्रयोग कर करके देखा गया। क्लियर हो गया? तो दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता है, इसलिए ही मैंने लिखा है। अगला सवाल अपन चलते हैं साथियों। ये आ गया आपका आगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही आनंद इसमें आने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। इस अज्ञेय को पढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी लंबी चौड़ी बातें, इनकी बहुत सारी रचनाएं, ये बहुत सारी रचनाएं इनकी है, और इनकी रचनाओं का क्रम पूछता है, वो भी अपन को देखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनके बारे में सवाल पूछता है। लेकिन जहाँ तक मैंने लिखा है वहाँ तक आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से, और इससे आगे का पार्ट अपन और आगे देखते चलेंगे। देखो, अज्ञेय है, इनका जन्म है 7 मार्च 1911 को जन्म पूछा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने जन्म लिखा है, और कभी का तो लिखा ही नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। तो जन्म इनका है 7 मार्च 1911 को, कसिया में हुआ है, और जिला देवरिया पड़ता है। क्या है? जिला देवरिया।
मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1987 को हुई है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन जन्म है ये इसके खास बात में याद रखना है। 7 मार्च 1911 कसिया जिला देवरिया में। देखिए क्या क्या इनकी खास बात है, शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर के संपर्क में, चंद्रशेखर आजाद थे और चंद्रशेखर के संपर्क में आ गए ये, और उनके संपर्क में आने पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी है ना, चंद्रशेखर की पार्टी थी ना, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के सदस्य बन गए। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर बने? लाहौर में। सीधा ही सवाल पूछ लिया जाता है, किसके संपर्क में आने पर हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के सदस्य बने? कौन? आगे तो चंद्रशेखर के संपर्क में आने पर। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के सदस्य कहाँ पर बने? तो लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। दोनों सवाल क्लियर है आपको? बिल्कुल। चलते हैं अगला सवाल देखेंगे अपन। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के बाद, ये देखो ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। इसके जुड़ने के बाद 1933 से 36 तक, कब? 1933 से 36 तक 2 बार जेल भी गए हैं। सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 2 बार जेल गए थे, कब से कब तक? 1933 से 36 तक। अरे भाई ऐसे सवाल नहीं आएगा तो सवाल ऐसे आएगा, ध्यान रखना है कि आगे के बारे में असंगत कथन कौन सा है या संगत कथन कौन सा है। अब वो कह देगा, इसको ही बना देगा, गलत बनाएगा तो 1933 से 37 तक वो जेल गए, तो हमारा उत्तर वहीं पर गलत हो गया। तो ये दिनांक आपको वर्ष याद रखनी पड़ेगी कि 33 से 36 तक ये गए थे कहाँ? 2 बार जेल। इसी प्रकार से 43 से 46 तक इन्होंने बनाए बम बनाने का काम किया था, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के बाद 33 से 36 तक 2 बार क्या गए हैं? ये जेल भी गए हैं। तो इन्होंने बहुत काम किए हैं, मज़ेदार पढ़ने में आते हैं इनके काम। देखिए कितनी सारी वर्ष मैंने आपको लिखी, अब ये कैसे भी आप रटे, कैसे भी याद करना है। 1936 में इन्होंने सैनिक पत्र का संपादन किया है। किसका किया है? सैनिक पत्र का संपादन किया है। कब किया है? 1936 में। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको सवाल पूछेगा कि आगे द्वारा संपादित सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। सवाल ये पूछेगा, तो सैनिक कहाँ से आ रहा है भाई? आगरा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आगरा से सैनिक आ रहा है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। तो सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित है? आगरा से। याद कैसे करेंगे? सैनिक कहाँ से आ रहा है? आगरा से आ रहा है। क्लियर? 1937 में विशाल भारत पत्र का संपादन किया। और विशाल भारत कहाँ से संपादित होता था? तो साथ में लिख रखा है मैंने, कलकत्ता से संपादित होता था। कहाँ से होता है? कलकत्ता से संपादित होता है विशाल भारत। अब कलकत्ता तो बहुत विशाल है, हम जानते ही है, ऐसे याद रखेंगे। कलकत्ता तो बहुत विशाल है भाई, तो कलकत्ता से ही विशाल भारत प्रकाशित होता था 1937 में। क्लियर है? प्रारंभ में जो विशाल भारत है इसका बनारसीदास चतुर्वेदी ने संपादन किया था। ये अपन थोड़ा सा याद रखना चाहे तो साथ में रख सकते हैं। बाकी पूछेगा तो ऐसे ही कि विशाल भारत पत्र का संपादन कहाँ से किया? कलकत्ता से। सैनिक का कहाँ से किया? आगरा से। सैनिक पत्र का संपादन आगरा से, विशाल भारत का कलकत्ता से। क्लियर है? अब 1940 में आकर इन्होंने संतोषी देवी से विवाह कर लिया। देखना 3 शादी की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी की है? 3 शादी की है। संतोषी देवी से विवाह कर लिया 40 में, और संबंध विच्छेद कर दिया भाई साहब कि मैं नहीं रखूंगा। ये ऐसे आदमी थे बिल्कुल फ्रैंक, है ना, जब टाइम नहीं लगाते थे छोड़ने में, चल भाई हट, दूसरी आ जाएगी, है ना, ऐसे। तो ये संतोषी देवी से विवाह किया कब? 1940 में। और 40 के बाद में 41-42 तक तो ये चुपचाप बैठे रहे। और फिर देखो 1943 में कोहिमा फोर्ट के कैप्टन बन गए। ये कोहिमा फोर्ट के कैप्टन बने कब? 1943 में। और कोहिमा फोर्ट में कैप्टन बन करके 43 से 46 तक बम बनाने का काम किया भारत के लिए। यानी कितने सारे बम बनाए इन्होंने। और ऐसे कवि थे, देखो कवि भी है, कितने बुद्धिमान भी है, और काम कैसे कैसे कर रहे हैं, और शादी कर करके छोड़ रहे हैं, है ना। ये देखो 1943 से 46 तक बम बनाने का काम किया है। वेरी मोस्ट है, ये आता है सवाल। और 33 से 36 तक 2 बार क्या गए हैं? ये जेल। अगला देखेंगे 1947 में प्रतीक पत्रिका का संपादन किया है। फिर 37 में प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। और प्रतीक पत्रिका का संपादन कहाँ से किया है? तो आपको ध्यान रखेंगे इलाहाबाद यूपी से। कहाँ से किया है? इलाहाबाद यूपी से। ये ध्यान रखना है अपन को।
प्रतीक पत्रिका का संपादन। बाद में आते अपन 1950 ऑल इंडिया रेडियो के समाचार पत्र से जुड़ गए। ये देखो कितने खतरनाक आदमी है। 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार से जुड़ गए। तो 36 में सैनिक पत्र आगरा से, 37 में विशाल भारत कलकत्ता से, 40 में संतोषी देवी से विवाह फिर संबंध विच्छेद, 43 में कोहिमा फोर्ट कैप्टन बन गए, 43 से 46 तक बम बनाए, फिर 37 में बम बनाने के बाद में प्रतीक पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से कर दिया है और 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार पत्र से जुड़ गए हैं। क्लियर है? आया ना आनंद? 56 की बात करूं तो कपिला मलिक से विवाह कर लिया। ये देखो यहाँ के दूसरी पत्नी है कपिला मलिक। समझ में आ गई क्या आपको? पहली संतोषी देवी है, दूसरी कपिला मलिक है, इससे विवाह कर लिया। लेकिन मैंने कहा ना कि इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ दिया। 1972 में तलाक दे दिया इसको और 72 में तलाक दे करके ये तीसरी लाली से शादी कर ली, डालमिया से। समझ में आई आपको बात? तो ये देखना मामला गड़बड़ है। कपिला मलिक से विवाह किया, 72 में तलाक दे दिया और बाद में डालमिया से शादी कर ली। ध्यान रखेंगे तीनों पत्नियों के बारे में सवाल पूछता है। पहली पत्नी संतोषी है, दूसरी कपिला मलिक है और तीसरी है वो डालमिया है। ध्यान रखेंगे कपिला मलिक को तलाक दिया है 72 में, जबकि 1940 में संतोषी देवी को तो हाथों हाथ ही निपटा दिया है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब देखो आगे 1956 में कपिला मलिक से विवाह किया है। 65 की बात करें तो ये फिर आ गए दिनमान पत्रिका पर और दिनमान पत्रिका का संपादन किया है कहाँ से? दिल्ली से। देखिए खास बात है, मैंने आपको सैनिक पत्र बताया कहाँ से? आगरा से आ रहा है। विशाल भारत कहाँ से आ रहा है? विशाल कौन है? कलकत्ता है ना। विशाल कौन है? कलकत्ता। और देखो मैंने कैसे याद कराया, प्रतीक, प्रतीक कहाँ से है? इलाहाबाद से है। और यहाँ आ गए अपन दिनमान, जैसे ही दिनमान है जैसे ही दिल्ली है। तो दिनमान पत्रिका का संपादन कहाँ से किया है? दिल्ली से किया है। क्लियर है? और 1971 की बात करें तो राजस्थान के ये देखो जोधपुर विश्वविद्यालय में ये तुलनात्मक भाषा एवं साहित्य के प्रोफेसर बन गए हैं। देखो खतरनाक बात, कहाँ यूपी में, कहाँ आपका यहाँ राजस्थान में, इधर उधर कहाँ बम बना रहे हैं, कभी शादी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, काम ही इनका जबरदस्त है। तो 1965 में दिनमान पत्रिका का संपादन दिल्ली से किया और 71 में एक देखना खास बात क्या है, राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा और साहित्य के प्रोफेसर बन गए और 72 में रिजाइन, चल क्या तू प्रोफेसर नहीं बनना। ये देखो 72 में त्याग पत्र दे दिया है और 72 में त्याग पत्र दिया कब? जब ये गुस्से में हो रहे थे। देखो ये काम भी इसने 72 में ही किया है इन्होंने, 1972 में। या तलाक भी दिया और इधर त्याग पत्र दिया, दोनों काम निपटा दिए। किसमें? 72 में। याद रख लोगे? ओके। ये लास्ट में अपन देखेंगे 1973 में ये जो प्रतीक पत्रिका थी आपकी, जो इलाहाबाद से आती थी, इसको पुनः संपादित किया और इसका नाम धर दिया नया प्रतीक। इस पत्रिका का नाम क्या दिया? नया प्रतीक नाम से इसको निकाल दिया वापस 73 में। क्लियर है? और बात करें 77 की, नव भारत के संपादन से जुड़ गए। नव भारत टाइम नाम से एक पत्र आता था, नव भारत टाइम आज भी चल रहा है ना, के संपादन से जुड़ गए। क्लियर है? और मोस्ट बात आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों नोट जो मैंने लिखे हैं, खास बात आप ध्यान रखेंगे। कुट्टी चातन उपनाम से लिखते थे, कुट्टी चातन उपनाम से निबंध लिखा करते थे। ये कुट्टी चातन उपनाम से निबंध लिखा करते थे जो सबरंग शीर्षक से प्रकाशित हुए, सबरंग नाम से प्रकाशित हुए। ध्यान रखेंगे उपनाम कुट्टी चातन है, इस उपनाम इनका कुट्टी चातन है, इसी नाम से निबंध लिखते थे। और ये जो निबंध है सबरंग शीर्षक से प्रकाशित हुए, सबरंग शीर्षक इनका नाम रखा जाता था। ये कितनी बार आज तक की परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है। बात करें अपन आंगन के पार द्वार है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार इनकी एक रचना है, आंगन के पार द्वार, और इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक और है इनकी, आपको कितनी नावों में कितनी बार, उस पर आप इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार, मैं लिख देता हूं यहां पर, कितनी नावों में कितनी बार, 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 इस रचना पर इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है?
ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल आपको दिया जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है, कितनी नावों में कितनी बार, और साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला है, आंगन के पार द्वार। कब मिला, 1964 में। और यहाँ कब मिला है, 1968 में। कब मिला है, 1968 में, ध्यान रख लेंगे। 1968 में मिला है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1964 ईस्वी में। और यह आंगन के पार द्वार जो रचना है, इसके भाग पूछे जाते हैं तीनों। वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। 3 भाग कौन से हैं, एक तो है आपकी सलीला, दूसरा भाग है चक्रांत शिला, और तीसरा भाग है असाध्य वीणा, जो पूरी पढ़ी जाती है ना, वो असाध्य वीणा, जिसमें वो आपके एक चीनी राजकुमार है, उसका वर्णन है। असाध्य वीणा आप सब जानते हैं। तो सलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा, ये तीनों भाग किसके हैं, आंगन के पार द्वार के। तो आज मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें ली। अगली जो क्लास होगी साथियों, उसमें अपन यही आपके जो अज्ञेय है, इससे संबंधित इनकी रचनाएं, रचनाओं का क्रम, निबंध, उपन्यास, सारी चीज़ें देखेंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9983374293 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों। क्योंकि क्लासों में रहता हूं ज़्यादातर, तो आप व्हाट्सअप का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा शाम सुबह में कभी भी। तो आज यहाँ तक के लिए पढ़ेंगे साथियों। कैसी रही है क्लास, आप सभी को बताना है। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया मेरी क्लास देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी साथियों के साथ मिलकर। और यदि आप जल्दी ही मुझे लाइव देखना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, डेली का डेली हम हर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें, तो मुझे लगे कि भाई ये देखने लायक है। 10, 20, 50, 100, 200, 500 कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सीधा लाइव आपसे मिल सकूं। लेकिन ये जब ही संभव है जब आप कहोगे। मैं ऐसे तो नहीं है कि 10, 20, 30 आपको 10, 20 लड़कों को पढ़ाने आ जाऊंगा। तो आपका यदि समूह यदि चाहता है, आप शेयर करते हैं क्लास को, तो निश्चित है कि मैं आपको डायरेक्ट लाइव आपको दिखूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, राम राम साहब।